Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic stocks log gains around 1%. Sensex closes above the 59,700 mark. Nifty settles above the 17,800 level. Asian stocks climb following gains in the US share markets, and Brent crude rises to $92.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार लगभग 1% के उछाल में रहे। सेंसेक्स 59,700 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 17,800 के स्तर को पार कर गया। अमरीकी शेयर बाजारों में बढ़त के बाद एशियाई शेयर बाजारों में तेजी और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $92.50 प्रति बैरल पर पहुंची। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की बढ़त में रहे। दोनों सूचकांक वैश्विक शेयर बाजारों में वृद्धि के अनुरूप बढ़े। सेंसेक्स 59,700 के ऊपर पहुंचा और निफ्टी 17,800 के स्तर को पार कर गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.98% की वृद्धि से 579 अंक बढ़कर 59,720 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.1% की बढ़त से 194 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 17,816 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.65% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today climbed around 1%. Both indices gained in sync with gains in the global share markets. The Sensex finished above 59,700 points, while the Nifty settled above 17,800 level. The Sensex rose 579 points or 0.98% to close at 59,720. The Nifty also surged 194 points or 1.10% to end at 17,816. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 1.65% and the small-cap index ended 1% up. In the Sensex pack, 26 companies posted gains while 4 logged losses. Sun Pharma climbed 4.7%, IndusInd Bank gained 3.1%, Dr. Reddy's surged 2.9% and Tata Steel added 2.6%. On the other hand, Nestle India tumbled 0.6%, Power Grid plunged 0.2% and Infosys declined 0.1%. In sectoral indices at BSE, all 19 sectors gained. Healthcare sector rose the most as it added 2.8%, consumer durables climbed 2.2%, auto index gained 1.6% and realty sector surged 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,071 companies gained while 1,402 fell. Shares of 129 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 79 रुपये 76 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.21% बढ़कर 109.97 पर था। मिस्टर भट्टाचार्य, जो हम तेजी देख रहे हैं बाजार में इस सप्ताह, कल भी 300 अंक बढ़ा था और आज लगभग 600 अंक, क्या आपको कारण दिखाई देते हैं इस तेजी के पीछे? हालांकि कल यूएस फेड की अनाउंसमेंट होने वाली है, उसको लेकर पहले कुछ वो थी, एक नर्वसनेस थी, तो अब जो तेजी उसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में जो इस वक्त की जो 2 दिन की जो आपने बात की तेजी है,
उसके प्रधान कारण तो है कि जो विश्व के सारे बाजारों में भी एक उछाल आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केट ने जो FOMC की जो मीटिंग जो आज शाम को हमारे भारतीय टाइम में जो शुरू होगी, जो उसका जो एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से फैक्टर्ड इन हो गया है मार्केट में। तो मार्केट्स उसके आगे देख रहे हैं। ऑलरेडी 225 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज हो चुकी है, जो फेड की बात कर रहा हूं मैं, FOMC की बात कर रहे हैं। और अब मार्केट सोच रही कि 75 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ेगी। इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, पर अगर आप भारतीय मार्केट में देखेंगे तो ये सेंसेक्स या निफ्टी को देखने से आपको मार्केट की जो पैटर्न जो है वो मालूम नहीं आएगी। अगर आप सेक्टर्स और स्टॉक्स को देखेंगे तब जो छवि आपके सामने आएगी वो थोड़ी बहुत नुएंस्ड छवि आएगी। वो है, अगर आप देखें कि जो ऑटो सेक्टर जो है, जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऑटो सेक्टर ने ऑटो स्टॉक्स अच्छे किए हैं। और आज जो सरप्राइज जो है वो फार्मा सेक्टर वापस आ गया है। बीच में फार्मा और आईटी सेक्टर जरा खराब प्रदर्शन कर रहा था, पर आज की तारीख में मेरे ख्याल से इन्फोसिस के सिवा बाकी सारे आईटी सेक्टर ने भी, कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। सो फार्मा एक तरफ, ऑटो, रियल्टी, ये सारे सेक्टर्स मैं समझता हूं कि मैं वही बात में एक बार फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे स्टॉक मार्केट को ज्यादा समझ नहीं आएगी, पर अगर आप सेक्टर्स और स्टॉक्स को देखेंगे मैं समझता हूं कि आपकी जो मार्केट में क्या हो रहा है उसको आप ज्यादा तो हाल में जो पिछड़े हुए थे सेक्टर्स आप कह रहे हैं कि उनमें अब खरीदारी आ रही है। मिड कैप में देखिए, जो स्मॉल कैप में बीच में बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया था, उसके बाद करेक्शन हुआ, अब आगे बढ़ गया है। मिड कैप में भी वही हाल है। और जो आईटी सेक्टर में जो एक मार्जिन प्रेशर जो आ रहा है, उसके लिए पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है, पर आज थोड़ा बहुत रिकवर किया है उसको। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो ओवरऑल जो अगर आप भारतीय अर्थनीति को भी देखेंगे तो उसमें भी जो ब्रॉड गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ा एक प्लेयर है, तो गवर्नमेंट अगर मान लीजिए जो इंडिकेशन जो आ रही हैं, गवर्नमेंट के बोरोइंग प्लान्स बहुत कंट्रोल में है, तो क्योंकि रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो सेकंड हाफ की जो बोरोइंग प्लान जो है, इंडिकेशन ये आ रही है कि गवर्नमेंट ज्यादा बोरो नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा नहीं बोरो करेगी, ये मार्केट के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो लिक्विडिटी जो है, जिसमें थोड़ी बहुत कमी दिख रही है लिक्विडिटी की इस वक्त, पर वो लिक्विडिटी इस समय अगर सरकार अपनी जो बोरोइंग प्लान न बढ़ाकर उसी पुरानी बोरोइंग प्लान में अगर अपने आप को सीमित रखे, तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। वो भी एक पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शंस की जो रेट जो है, हालांकि उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। अगर आप एडवांस टैक्स को देखेंगे, अगर पूरे पहले 6 महीने में 17% थी, पर अगर आप पिछले 3 तिमाही में देखेंगे तो सिर्फ 10% है। थोड़ी कमी हुई है, और अभी भी अगर सालाना देखेंगे एप्रिशिएट 30% की वृद्धि देख रहे हैं। जीएसटी में भी बायोंसी अभी भी बरकरार है। इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा बहुत है, पर तब भी जो ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी की जो स्थिति जो है, अभी तक लगता है कि मार्केट यही देख रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के जरिए वो देख रही है कि अभी भी जो इनकम स्ट्रीम्स अभी भी बरकरार हैं, और मार्जिन्स हालांकि प्रेशर में आएंगी, मार्जिन्स तब भी कंपनियां अच्छी प्रदर्शन कर सकती है। EKP, what I hear you saying is that there is a supportive domestic macros, and buying by both retail and institutional investors is noticeable. That's what I will just make one caveat. The only caveat there is that inflation is still not showing signs of decelerating, and the second caveat would be on the external side, there are some worry signs
of the current account deficit not coming under control because of the rupee still not. So apart from these two, inflation and the external sector, all other macroeconomic indicators, even whether it is government collections of taxes or whether it is auto sales or even the FMCG sales or take the digital transactions, they are just going on a high. So all other indicators are showing positive signs. The two caveats I would say, inflation and external sector. Okay. And now that the U.S. Fed, we just talked about that, they have a two-day meeting going on from today. Nifty bulls, do you think, are worried that harsh words by Jeremy Powell could lead to a shakeout? Well, I think Jeremy Powell has already, in the last review, if you will remember, he had indicated that if necessary, we will go the whole mile unless we reach that 2%. Reach the 2%. Now, clearly, inflation is overall inflation is still at 8%, and the CPI, the core CPI is going up. So what we can expect, and the market has already probably factored that in, is that there would be an interest rate hike of 75 basis points to 100 basis points in fees, which will take the interest rate in the US will be a 4-decade high of close to 3.8% or so. So, Mr. Bhattacharya, आपको लगता है कि 2008 में जो एक मॉनेटरी ईजिंग हुई थी पूरे विश्व में, अब शायद पूरे विश्व में एक ग्लोबल टाइटनिंग हो रही है? बिकॉज एक रिपोर्ट आज आई है कि मोर देन 40 सेंट्रल बैंक्स उन्होंने एटलीस्ट 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक किया है अपने इंटरेस्ट रेट्स में. सो आपको लगता है कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है? मे बी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर टाइटन्ड मॉनेटरी रेजिम ग्लोबली. आपने एकदम सही कहा है कि जो 2008 के बाद हर सेंट्रल बैंक ने जो इजी मनी पॉलिसी का ऐसा उन्होंने ट्रेंड रखा, जैसे एक समय लग रहा था कि जैसे इजी मनी पॉलिसी से इन्फ्लेशन का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, पर पिछले एक साल से हर सेंट्रल बैंक को ये महसूस हो रहा है कि सस्टेन्ड लिक्विडिटी और इजी मनी पॉलिसी का एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में होता है. उसीलिए अमेरिका जैसी देश में 4 दशकों में सबसे ज्यादा 8% इन्फ्लेशन रेट अमेरिकन जो आज का 40 साल का अमेरिकन नौजवान है उसने कभी सुना नहीं है. तो क्लियरली जो इजी मनी पॉलिसी का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जरूर होता है, वो सेंट्रल बैंक समझ गए हैं. वो शायद याद कर रहे होंगे ग्रीन्सपैन के जमाने में क्या करते थे वो. तो आज जेरेमी पावल साहब के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है. और दूसरी बात जो इस वक्त जो सेंट्रल बैंक्स के सामने बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि वो किस तरह से वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी का एक समन्वय जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में काम दिखाएगी पर उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी की भी जरूरत होगी. तो सारे विश्व में अब ये कोविड के बाद जो फिस्कल पॉलिसी की जो लूजनिंग हुई थी, जो सरकार ने भी खर्चा करना शुरू किया था, भारत सरकार ने विश्व के बहुत सारे देशों से कम खर्चा किया, पर लोगों ने 10% जीडीपी 5% जीडीपी का ओपनली खर्चा ज्यादा हो गया था. तो एक फिस्कल प्रोफिलिगेसी उसके साथ साथ मॉनेटरी ईजिंग, ये दोनों चीज के समन्वय से मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन का जो एक डर और एक प्रॉब्लम है वो और भी डिफिकल्ट हो गया है. जब तक ना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की नॉर्मलाइजेशन ना हो, मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट चैलेंजेस भी हमारे सामने problematic हो सकते हैं. AKB, we in India never had zero interest rates and no ultra loose monetary policies to trouble us. So do you think that we are in a better position to fundamentally handle whatever the outcome of the Fed is tomorrow? It depends on how you see the interest rate. I mean, whether you see the real interest rate or the nominal interest rate. Yes, you're right. Nominal interest rate is higher than but if you take a look at the real interest rate, it's actually right now with the inflation rate being what it is
and the interest rate being what they are, actually we are still at a negative rate of interest. So we are at a easy money policy from an economist's point of view. In real time, the business people will not acknowledge it, but from an economist's point of view, we are at a negative interest rate policy, and the economist formula and the prescription is that you must raise the interest rate to a point where it ceases to be negative in real terms. So आरबीआई के लिए इस पूरे जो आप रैशनल बता रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सितंबर 30 को कितना रेज करेंगे? मुझे लग रहा है कि अभी तक 140 पॉइंट का वृद्धि हुई है, 140 बेसिस पॉइंट्स की. मैं समझता हूं कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हम इजीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन प्रिंट जो आया है वो 7% दिखा रहा है, और 12 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना ही मीटिंग करना है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्लाइटली डिफेंसिव है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी काफी 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैन नॉट डू एनफ. सो सरकार को भी कुछ करना है. और मैं समझता हूं कि जो सारे इकोनॉमी में जो मैनेजर्स ऑफ द इकोनॉमी जो हैं, सरकार में बोलिए या बाहर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सभी को थोड़ा आशंका ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर और भी बढ़ जाए तो हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम जो है उसमें कोई इम्पैक्ट ना हो. पर अगर आरबीआई की अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस देखेंगे लास्ट पॉलिसी में, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे पास इस समय इन्फ्लेशन टारगेटिंग पहला गोल है, ग्रोथ उसके बाद आएगा. तो एक स्टांस का परिवर्तन हुआ है, और मैं समझता हूं कि उस स्टांस का फिर से परिवर्तन ग्रोथ में वापस जाने का, वो इस पॉलिसी में 28 से 30 सितंबर को जो है रिव्यू है वो नहीं होगा. यानी कि इस ग्रोथ का जैसे आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी इंडिकेटर स्ट्रांग है, तो शायद रूम भी है आरबीआई के पास अभी इन्फ्लेशन पर ज्यादा ध्यान देने का. देखिए, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एस्टिमेट देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर की जो एस्टिमेट उनका ग्रोथ था 16%, पर एक्चुअल ग्रोथ आया 13%. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ा बहुत अभी भी जरा एप्रीहेंसिव ये है कि उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट था उन्होंने कहा था 7.2% ग्रोथ की. तो वो जरा सहमे हुए हैं कि उनकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इतनी ऐसी जगह तो नहीं पहुंच गई है जिससे ग्रोथ 7.2 से घटकर और भी नीचे आ सके. तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा, और मैं समझता हूं कि ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने जरूर आएगी. पर आपको ये भी समझना होगा कि भारत में अगर इन्फ्लेशन 7% के ऊपर, 6% के ऊपर इतने महीनों से अगर ऊपर रहेगा, 9 महीने हो जाएंगे 6% के ऊपर, और अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो 17 महीने में वो डबल डिजिट तक रहे. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार, मैं समझता हूं दोनों ही चिंतित हैं किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. So in light of this, it is important to track Powell's commentary around future rate hikes. How high can they go, you know? That is a question that needs to be asked, and that is what all the markets the world over must be wondering. Well, I think they will go to the point where inflation at last starts showing some decelerating trend. And remember that monetary policy stance or monetary policy steps alone are not going to do the trick here. Right. You know, as Sonuji rightly pointed out, that there is an overall liquidity rush in the world economy. Now that has gone away somewhat, but it has not completely gone away. You know, the impact of those liquidity excesses are still being felt. Mm-hmm. So a couple of more rounds of increases can easily be expected. We'll be going in for a short commercial break at this point of time and be back with you very soon.
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुपए का जो लेवल मेंटेन हो रहा है 80 के नीचे, इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जो स्ट्रैटेजी है आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज करने की, रुपए का लेवल स्टेबलाइज करने के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है हमारे पास इनफ पर्याप्त कुशन है? देखिए, इस वक्त ये सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रिजर्व पोजीशन शुरुआती जो फरवरी में जो था उससे काफी कम हो गया है, करीबन 60 और 80 बिलियन डॉलर के नीचे आ गए हैं। मैं ये समझता हूं कि रुपए को 79-80 के बीच रखना भी एक इम्पोर्टेंट गोल इसीलिए है क्योंकि शार्प फॉल, वॉलेटिलिटी हमारी इकोनॉमी के लिए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉलेटिलिटी के रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है। अभी तक मुझे ये नहीं लग रहा कि ऐसा कोई काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है जिससे कि रुपए की एप्रिसिएशन हो, और जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो उतनी, उसकी जो पार्थक्य जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरह से वॉलेटिलिटी की और शार्प इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस को प्रिवेंट किया है, मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द रिजर्व स्ट्रेंथ ठीक ही काम किया है। Moving on, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the future of finance in India is going to be driven more and more by the digitization of banking and related services. She said, digitization has helped bring greater ease of financial services in terms of banks, financial institutions and customer services, and it will be further strengthened in the next 25 years. Ms. Sitharaman said this while addressing the third edition of KEEDS program on the theme Future of Finance, organized by FICCI in New Delhi. She mentioned that the global average of fintech adoption is 64%, while it is 87% in India. Talking about growth of UPI transactions, the Finance Minister informed that Unified Payments Interface, UPI, has reported 6.28 billion transactions worth 10.62 trillion rupees in July this year, showing a growth of 7% than last month. She added that on monthly basis, the country is witnessing substantial growth in UPI transactions. She also mentioned that UPI has also set a target to process 1 billion transactions per day in the next 5 years. Financial inclusivity, financial ways in which to do transactions, and 1 billion transactions per day in the next 5 years. No wonder we have the figure of 87% in India. You know, I mean, there is no doubt that one of the many the positives of the Indian economy in the last several years has been the strong digital financial payments structure that we have created. So, to have achieved 87% of penetration, to have achieved 6.28 billion transactions through the UPI, that the United Payment Interface, is something that has yielded many positives, many results. One of them is the formalization of the economy, the coverage of transactions which can be tracked, which has led to higher tax collections. If you have noticed that even the Revenue Secretary has noted that how the greater tracking of financial transactions has led to the kind of tax collection buoyancy that we are seeing now. So, digital payment structure, digital payment transactions, ease of doing business through the manner is one advantage. Other big advantage is the way the government benefits from
through tax collections. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अमरीकी शेयर बाजारों में बढ़त के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.2% के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.5% की वृद्धि रही और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की वृद्धि पर बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान रुख गिरावट का था। लंदन के फुटसी में 0.1% की मंदी थी। जर्मनी का डैक्स 0.7% के नुकसान पर था और फ्रांस के कैक में 0.8% की गिरावट थी। Wall Street's main indices yesterday ended higher in a seesaw session. However, investors remain cautious ahead of the U.S. Fed meeting this week, in which 75 basis points interest rate hike is expected by the experts. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.6%, the S&P 500 rose 0.7%, and the Nasdaq Composite surged 0.8%. Though we are touting for 75 basis points, but analysts believe that it might 20% say that it could be 100% rate hike as the labor market remains strong and as the economy slowly softens. I would say anything between 75 basis points and 100 basis points is par for the course, and the Fed is clearly committed to reining in the inflation rate and well below. Its target is to be 2%, and right now it is 8%. So therefore, it's a situation where a lot of people will be puzzled, because if you look at the Chinese economy, the latest numbers that shows is that the high frequency indicator in the Chinese economy suddenly they are doing well. Mm-hmm. Now European markets are doing well. The Chinese market has also done well. And the U.S. market has also done well, and is all happening in the backdrop, in the expectations that the central banks will tighten the policies further. So it's one of those moments where you start wondering that the markets probably know little more than what the ordinary numbers are telling us. Maybe a mature approach. Moving on, the Brent crude prices today gained around 0.5% as OPEC and its allies keep producing less than their quotas, but were headed for a fourth monthly decline ahead of an expected further U.S. interest rate hike, which may curb economic growth and fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.55 per barrel, while WTI crude prices were at $85.55 per barrel. Quickly and precisely, how do you see the oil? The oil market is no longer only a market of Brent crude and Texas crude. Okay. It is now hugely influenced by what the Russian Urals are doing to the oil market. And the gas market. So the Urals being available at a lower price. As you know, India's imports have also benefited from that. So I think if Brent crude oil price will not only be impacted by a possible slowdown in economic activity globally after the interest rate hike, but will also be impacted by what is happening by Russia's oil supplies. और अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 60 रुपए की गिरावट से 49,242 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 100 रुपए की गिरावट से 56,585 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,676.40 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $19.30 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य, आप आए स्टूडियो और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी। नमस्कार, thank you. And before we close the headlines once again, domestic stocks log gains around 1%. Sensex closes above the 59,700 mark. Nifty settles above the 17,800 level. Asian stocks climb, falling gains in the U.S. share markets, and Brent crude rises to $92.50 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.